हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सुर लहर तथा नाद माधुर्य एवं तालबद्धता। नाद माधुर्य एवं तालबद्धता एक साथ इसलिए कहे गए हैं, लगभग एक जैसे ही होते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे सुर लहर के बारे में। इसे अंग्रेजी में इंटोनेशन कहते हैं। ध्वनि विज्ञान में जितना महत्व उच्चारण का है, उतना ही महत्व सुर लहर का भी है। डॉक्टर केलाग महोदय के अनुसार हिंदी में सुर का अस्तित्व असंदिग्ध है, यानी कि जिसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु वह अंग्रेजी की भांति तीव्र नहीं है। मात्रा की दृष्टि से सुर का महत्व अधिक नहीं माना जाता, यद्यपि साधारण वार्तालाप में भी हिंदुस्तानी वर्ण की मात्रा का यथारीति ध्वनित करता है। हिंदुस्तानी जो व्यक्ति होता है, जैसी रीति होती है, यानी कि जैसे लिखा जाता है, वैसे ही उसको उच्चारित करता है। अतः मेरा परामर्श है कि विदेशी लोग किसी भी भाषा या कहीं हिंदी भाषा सीखते समय सुर यानी कि टोन को व्यक्त करने के लिए स्वराघात का प्रयोग ना करें, क्योंकि स्वराघात करना अंग्रेजी भाषा की विशेषता है। इसलिए प्रत्येक दीर्घ स्वर का उच्चारण बिना स्वराघात के करना चाहिए, क्योंकि आजकल के फैशन में हम देखते हैं कि जिस तरह से उच्चारित किया जाना है वर्ण, उस तरह से ठीक तरह से उच्चारित नहीं करते हैं और एक स्टाइल बना लेते हैं जिसके माध्यम से वह उच्चारित करते हैं। ध्वनि विज्ञान में सुर लहर के अतिरिक्त बलाघात, स्ट्रेस, एक्सेंट तथा सुर पिच एक्सेंट का भी ध्यान दिया जाता है या इसका अध्ययन भी किया जाता है। बलाघात में वाक्य के सभी अंशों पर समान बल नहीं दिया जाता। कभी वाक्य के एक शब्द पर बल होता है तो कभी दूसरे शब्द पर। इसी प्रकार एक शब्द की सभी ध्वनियों पर भी बराबर बल या आघात नहीं पड़ता। भाषा की कोई भी ध्वनि बलाघात नहीं होती। बलाघात के कई भेद होते हैं: ध्वनि बलाघात, अक्षर बलाघात, शब्द बलाघात एवं वाक्य बलाघात। भोलानाथ तिवारी ने बलाघात की परिभाषा दी है, जिस विषय में उन्होंने लिखा है कि बलाघात मूलतः शक्ति की वह मात्रा है जिसमें ध्वनि, अक्षर, शब्द या वाक्य का उच्चारण किया जाता है, और शक्ति आधिक्य के कारण ही अपेक्षाकृत अधिक बलाघात ध्वनि, अक्षर या शब्द अपने आसपास की अन्य ध्वनियों आदियों से अधिक मुखर एवं शक्तिशाली होती हैं। यहाँ पर ये बताना इसलिए ज़्यादा सटीक है क्योंकि सुर लहर में भी इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बलाघात से के अध्ययन से पता चलता है कि जिस प्रकार सभी ध्वनियाँ समान रूप से नहीं बोली जाती, उसी प्रकार सभी ध्वनियाँ एक स्वर में नहीं बोली जाती हैं। संगीत के सरगम की तरह उनमें स्वर ऊंचा नीचा होता रहता है। सुर का संबंध स्वर यंत्र से है। अब सुर जब निकाला जाता है, हम देखते हैं संगीत का है सा रे गा मा, इस तरह से जो उच्चारण किया जाता है, प्रत्येक एक तरह से नहीं उच्चारित किया जाता। इसको संगीत वाले बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। और जब सामने वाला व्यक्ति कोई गलत उच्चारण कर रहा होता होगा तो तुरंत ही उन्हें अजीब सा महसूस होता होगा। तो यहाँ यही बताना है कि सुर का संबंध स्वर यंत्र से है और स्वर तंत्रियों की प्रति सेकंड कंपन आवृत्ति पर निर्भर करता है। सुर का संबंध केवल घोष ध्वनियों से है, अघोष ध्वनियों से इसका कोई संबंध नहीं है। सुर की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति की अपनी निम्नतम एवं उच्चतम सीमा होती है। सुर का उतार चढ़ाव उसी के बीच में होता है। उसके 3 भेद प्रचलित हैं: उच्च, मध्य एवं निम्न। स्वर तंत्रियों यानी कि स्वर तंत्रियों की कमी के कारण उत्पन्न एक ध्वनि गुण है। प्रत्येक घोष ध्वनि पर इसका रूप एक जैसा नहीं रहता, इसीलिए इसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। शब्दों में कई प्रकार के सुर मिलते हैं और वाक्य में तो और भी अधिक स्वर मिलते हैं। 2 या 2 से अधिक स्वरों का यानी कि जो सुर होते हैं, सुर लहर एक तरह से जो कहा जाए, इंटोनेशन, उसके विषय में कहा जाए 2 या 2 से अधिक सुरों का उतार चढ़ाव या आरोह अवरोह सुर लहर कहलाता है, यानी कि इनोटेशन कहलाता है। सुर लहर का निर्माण 2 या 2 से अधिक सुरों से होता है, जो कि बताया ही गया है। ऐसा एक अक्षर में भी संभव है, एक शब्द में भी और एक वाक्य में भी। वास्तव में शब्द या वाक्यों में सुरों के आरोह अवरोह का क्रम ही सुर लहर है। भाषा विज्ञान में रेखा यानी कि जो लाइन है,
द्वारा सुर लहर को अंकित किया जाता है, इंगित किया जाता है, किंतु शुरू से अंत तक सुर लहर को रेखा द्वारा अंकित करना वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक नहीं है। यद्यपि यह व्यवहारिक दृष्टि से ठीक है, क्योंकि सुर केवल घोष ध्वनियों से ही संभव है, जिसका तात्पर्य है कि वाक्य में जहाँ अघोष ध्वनियाँ होंगी वहाँ सुर लहर नहीं होगी, किंतु ऐसे स्थल अधिक नहीं होते। भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 21% अघोष ध्वनियाँ तथा 79% घोष ध्वनियाँ होती हैं। सुर लहर के दो भेद होते हैं, शब्द सुर लहर तथा वाक्य सुर लहर। इसके दो भेद जो बताए गए हैं, पहला है शब्द सुर लहर तथा दूसरा है वाक्य सुर लहर। भाषा में सुर लहर के बहुत से कार्य हैं। सुर लहर का एक कार्य यह भी है कि भावानुकूल वाणी में स्वर के उतार चढ़ाव द्वारा स्वर माधुर्य, मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस को बनाए रखना। इसके अतिरिक्त भावुकता, दुख, विवशता, क्रोध, घृणा, सहानुभूति आदि मानसिक अवस्थाओं की जानकारी देने के लिए भी सुर लहर का प्रयोग किया जाता है। आजकल सुर मापक यानी कि पिच मीटर द्वारा सुर का अध्ययन वैज्ञानिक रीति से किया जाता है। सुर लहर को अनुतान भी कहते हैं। अनुतान की दृष्टि से विश्व भाषाओं के अंतर्गत चीनी, बर्मी आदि भाषाएं आती हैं, जबकि अतान भाषाओं में हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाओं को रखा गया है। तान यानी कि टॉन जो भी है, भाषाओं में अनुतान से शब्द का अर्थ भी बदल जाता है तथा उसका व्याकरणीय अर्थ भी बदल जाता है, किंतु अतान भाषाओं में केवल आश्चर्य, अनिच्छा जैसे अतिरिक्त भाव भी आ पाते हैं। संक्षेप में, आज ध्वनि विज्ञान की नवीन खोजें हैं, नवीनतम खोजों ने उच्चारण शिक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यांत्रिकी ध्वनि विज्ञान की सहायता से ध्वनि किस स्थान से और किस प्रकार उत्पन्न होती है, इसका ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है। वाक्य का उच्चारण करते समय कहाँ कितना बल दिया जाए, कहाँ कैसी संधि की जाए, सुर लहर का कैसे प्रयोग किया जाए आदि बातों की जानकारी इस यांत्रिकी के आधार पर ठीक से प्राप्त कर ली जाती हैं। इसी के साथ जो कि हमने दूसरा पॉइंट लिया था, इसके बारे में बताइए है, मुख्य पॉइंट्स फिर से बता देते हैं। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, मीनिंग ऑफ इंटोनेशन, एलिमेंट्स ऑफ इंटोनेशन जो कि बताया गया था अभी व्याख्या के बीच में ही, उच्च सुर लहर, मध्य सुर लहर और निम्न मध्य यानी कि सुर लहर। इसमें इसी को उच्च के लिए दीर्घ कहा जा सकता है, मध्य के लिए यानी कि क्रम अलग अलग होगा क्योंकि हम अलग अलग तरीके से लेंगे, ह्रस्व दीर्घ प्लुत हो सकते हैं। और इसमें क्या क्या हो सकता है, अर्थ स्वीकृति हो सकती है, विरोध हो सकता है, प्रतिशोध भी हो सकता है। अब ये कितने प्रकार की होती है सुर लहर, टाइप्स ऑफ इंटोनेशन। इसमें शब्द सुर लहर, वाक्य सुर लहर हो सकती है। अब इसका प्रयोग भी किया जाना चाहिए, प्रयोग ठीक प्रकार से किया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि अंग्रेजी भाषा भाषी कोई व्यक्ति है तो हिंदी में भी उसी तरह से बोले तो जो उसका अर्थ होगा बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। इस तरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे नाद माधुर्य एवं तालबद्धता के विषय में। भारतीय जीवन को स्मरणीय बनाने के लिए अनेक ललित कलाएं हैं, उनमें काव्य कला एवं संगीत कला भी एक प्रमुख स्थान रखती है। लय, स्वर एवं तान का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। प्रत्येक प्राणी अपने आप को अभिव्यक्त करता है और करना चाहता है। आत्माभिव्यक्ति की ये प्रवृत्ति स्वाभाविक है और आत्माभिव्यक्ति के विभिन्न साधनों में वाणी द्वारा अभिव्यक्ति का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। चिड़ियों की चींची, कौओं की काँव काँव, कबूतरों की गुटरगू और अन्य जानवरों का बोलना, चिल्लाना, चहकना, भौंकना, गाय का रम्हाना, मनुष्य का बोलना आदि वाणी की ही अभिव्यक्ति हैं। प्राणी को इसे सीखने के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। इसी बात को सामने रखते हुए गोपद ब्राह्मण में कहा गया है, यत होय मन स्तद यत वे वाक तन मन। अर्थात जहाँ मन है वहाँ वाणी है और जहाँ वाणी है वहाँ मन है।
गहन अध्ययन की दृष्टि से सस्वर वाचन का बहुत अधिक महत्व है। कविता, नाटक तथा उपन्यास और गद्य में सस्वर वाचन आवश्यक हो जाता है। बिना सस्वर वाचन के वे ठीक प्रकार से पढ़ाए ही नहीं जा सकते। सस्वर वाचन में काव्य का मुख्य रूप से स्थान है। काव्य मुख्य रूप से श्रव्य कला है और इसका संबंध कालों से है। नृत्य और चित्रकला के समान ये केवल आंखों का विषय नहीं, जैसा कि हेजे महोदय ने कहा है, पोइट्री इज एन आर्ट of ear, not of the eye. In other words, poetry is sound, not sight. तो इसी के साथ हम देखेंगे रिदम, ए रेगुलर रिपीटेड पैटर्न ऑफ साउंड और मूवमेंट। लय, ताल, ध्वनि या गति की नियमित आवृत्ति का पैटर्न ताल कहा जाता है। ताल को उस तरीके के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक उच्चारण के संबंध में एक या एक से अधिक बेहिसाब धड़कनों को समूहीकृत किया जाता है। एक लयबद्ध समूह को तभी पहचाना जा सकता है जब उसके तत्वों को एक दूसरे से अलग किया जाता है। ताल हमेशा एक एकल उच्चारण या कहीं मजबूत बीट के बीच एक अंतर संबंध शामिल होता है और एक या दो अस्वीकार्य यानी कि जो धड़कनें होती हैं वे धड़कती हैं। पाठशाला के वातावरण में सस्वर वाचन से बालकों को मान, ये कहें नाद, माधुर्य और तालबद्धता से जल्दी आकर्षित किया जाता है। सस्वर वाचन से हमारा ये तात्पर्य है कि आवाज़ मधुर हो और कविता अच्छी प्रकार से गाई जा सके, परंतु वास्तव में ऐसी बात जब नहीं होती है तब विरोधाभास होने लगता है। भावों का बोध कराने वाले लय अनुसार वाचन तथा ताल और आलाप लेकर गाए गए संगीत में पर्याप्त अंतर होता है, यानी कि जो गाया जाए मधुर लगे और साथ साथ उसकी विशेषताएं उसमें समाहित हों। ऐसा ना हो कि आलाप लेकर गा लिया गया, कोई गीत की भांति कुछ भी गा लिया गया, या कोई कविता है तो बेसुरे ढंग से अपने तरीके से जो हमें अच्छा लग रहा है उस तरीके से गाकर बच्चों को बताई जाए। तो उस संबंध में क्या है, बालक भी गलत गलत तरीके अपना लेते हैं और वैसे ही बोलते हैं। उदाहरण के लिए एक छात्राध्यापिका को जयशंकर प्रसाद की एक कविता पढ़ानी थी। कविता का शीर्षक था बीती विभावरी जागरी। कविता वास्तव में बड़ी सुंदर थी। अब उस अध्यापिका ने सोचा कि कविता गाकर पढ़ी जाए। आधे से अधिक समय तो तान और आलाप लेने में ही लग गया और उसने गाना प्रारंभ किया तो आसपास की कक्षाओं से कितने ही विद्यार्थी वहां आ पहुंचे और उस कक्षा के सामने अच्छी खासी भीड़ लग गई। काव्य वाचन का सबसे अच्छा गुण गेयता नहीं अपितु लय अनुसार कविता का वाचन करना होता है। तो वाचन इस प्रकार का होना चाहिए जो कि शुद्ध हो, स्पष्ट हो और उसी के अनुसार उसमें लय, गति और ताल हो। काव्य रचना का एक अन्य गुण है तन्मयता। अध्यापक वाचन के समय अपने स्वयं का विस्मरण का जो कवि की आत्मा के साथ एक रूपता हो जाती है, तब अध्यापन कवि व कविता के साथ समरसता स्थापित कर लेता है। तब जो किसी प्रकार की, जैसे मान लीजिए प्रेम की कविता है या वीर रस की कविता है, उसकी मधुरता वास्तविक जान पड़ती है। इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छोटी कक्षाओं में सस्वर वाचन यानी कि जो लॉर्ड रीडिंग का अभ्यास होना चाहिए। इससे अध्यापक को बालकों की वाचन संबंधित त्रुटियों का ज्ञान हो जाता है और बालक ठीक प्रकार से समझने लगते हैं। और बहुत ऊंची आवाज़ नहीं होनी चाहिए, यानी कि इस प्रकार अध्यापक की आवाज़ सुस्पष्ट और इतनी ऊंची हो कि पूरी कक्षा में सुनाई दे, इतनी ऊंची ना हो कि आस पड़ोस में भी जाए, केवल उतनी सीमित रहे और उसमें भी ऐसे ना हो कि किसी बच्चे को सुनाई ना दे, इतनी कम हो, यानी कि वो कक्षा के अनुसार होनी चाहिए। एक शब्द में ये कहा जा सकता है। लययुक्त पदों द्वारा छात्र भाषा का मौखिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। वे कविता को सस्वर तथा लय अनुसार पढ़ना सीखते हैं। उन्हें शब्दों के उच्चारण का अभ्यास होता है तथा कविता की उनकी रुचि बढ़ती है। आज के लिए इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, अवश्य कर लें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।